अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हम सब ने यकीनन बचपन से अपने स्कूल में ये पढ़ा है और सुना है कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9वां सितारा है जो सूरज से सबसे दूर ऑर्बिट कर रहा है और साइज के अंदर सबसे छोटा और इंतहाई ठंडा है। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसे सोलर सिस्टम के नक्शे से ही गायब कर दिया गया और आज कोई भी इसका जिक्र एक प्लेनेट के तौर पर नहीं करता। प्लूटो आखिर कहाँ चला गया? क्या ये ख़त्म हो चुका है या फिर हमसे कहीं ज़्यादा मज़ीद दूर जा चुका है जहाँ से इसके बारे में जानना हम इंसानों के लिए आज मुमकिन नहीं है? तो इसका जवाब इनमें से कुछ भी नहीं है, बल्कि सिंपली ये है कि साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपने 26वें जनरल असेंबली के अंदर प्लूटो को एक डॉफ प्लेनेट या बोना सियारा कहकर प्लेनेट की 3 डेफिनेशन रखी और जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इन 3 कंडीशन को पूरा करेगी वही दरअसल एक प्लेनेट या सियारा कहलाएगी। और इन्हीं 3 में से एक शर्त ने प्लूटो को सोलर सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया और अब वो तारीक बर्फीली स्पेस के अंदर अपने आसपास मौजूद अरबों एस्ट्रॉयड से घिरा हुआ आज भी सूरज के गिर्द अपने मदार के अंदर चक्कर लगा रहा है, मगर सोलर सिस्टम फैमिली का हिस्सा नहीं। ऐसा क्यों है और वो 3 डेफिनेशन दरअसल क्या थी, ये समझने से पहले आपको प्लूटो की बनावट, इसकी लोकेशन और इसकी डिस्कवरी की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। प्लूटो की खोज दरअसल साल 1930 से शुरू हुई और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट क्लाइड टॉमक ने पहली बार प्लूटो की खोज की, जिसे आगे जाकर 9वें प्लेनेट का दर्जा दिया गया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इसे साइज के अंदर मरकरी सियारे से भी बड़ा होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका रकबा ज़मीन पर मौजूद रशिया मुल्क से सिर्फ थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि इसका रकबा है 17.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जबकि रशिया का 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इसका डायमीटर 2376.6 किलोमीटर है, जो कि हमारे चांद से 1097.6 किलोमीटर कम है। ये एक छोटा सा बर्फ का गोला है जिसकी सतह का टेम्परेचर -223 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए यहाँ पर गैसेस भी फ्रीजिंग हालत के अंदर मौजूद हैं। ये बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा एलिप्टिकल या अंडे की शेप का है। यह सूरज के गिर्द 17 डिग्री के एंगल के अंदर ऑर्बिट करता है और ज़मीन से बेहद दूर 7.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, इसीलिए इसे सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 248 साल का टाइम लगता है। 1840 के अंदर यूरेनस सियारे की मौजूदगी की मैथमेटिकली तौर पर प्रेडिक्शन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन ली वेरियर ने कर दी थी, जब इसने देखा कि यूरेनस प्लेनेट, जो कि नेपच्यून से पहले मौजूद सियारा है, इसके ऑर्बिट के अंदर कोई चीज़ हलचल या बदलाव पैदा कर रही है, जो कि 8वां सियारा हो सकता है। और यूं नेपच्यून सियारे की खोज हुई जो कि प्लूटो से पहले मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से नेपच्यून के मदार के अंदर हलचल और बदलाव ने प्लूटो की दरियाफ्त की। 1929 में इस पर रिसर्च शुरू हुई तो क्लाइड टॉमक को ये काम सौंपा गया और यूं 18 फरवरी 1930 को इसकी दरियाफ्त 9वें सियारे के तौर पर हुई। तो अपनी सारी कैलकुलेशन को गलत साबित होता देखकर वो हैरान रह गए कि ये ज़मीन के मैस के बराबर नहीं, बल्कि इसका मैस तो चांद से भी कम है, क्योंकि प्लूटो के चांद सैरन ने इसके मुतालिक हमें बताया कि ये दरअसल ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 0.2% ही है। अब तक हमारे पास इसकी सिर्फ धुंधली तस्वीरें ही मौजूद थी, इसीलिए इसके बारे में मजीद जानना इंतहाई ज़रूरी था और वह मुमकिन था किसी स्पेस प्रोब की मदद से। मगर 17 अरब किलोमीटर की दूरी तक जाना कोई आसान काम नहीं था और इसके साथ साथ परफेक्ट एंगल और कैलकुलेशन भी ज़रूरी थी, और अगर थोड़ी सी भी कहीं पर गड़बड़ हो जाती तो ये मिशन फेल हो जाता। 1977 के अंदर पहले वॉयेजर 2 और फिर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स की खोज के लिए भेजा गया, जिसके अंदर प्लूटो भी शामिल था। इसने हमें इन प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए बहुत सारी कीमती इन्फॉर्मेशन फराहम की, लेकिन प्लूटो अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर था। हमारे पास इसकी सिर्फ एक धुंधली तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर टाइम आया 19 जनवरी 2006 का, जब नासा ने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को खास तौर पर खला में प्लूटो के बारे में जानने के लिए लॉन्च किया, और इसने इंसानी तारीख का खला में सबसे दूरी तक जाने वाला स्पेसक्राफ्ट बनना था। और आज भी हमसे राब्ता टूटने के बावजूद भी ये खला के अंदर कहीं पर दूर मुसलसल आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये 5 अरब किलोमीटर की दूरी का फासला 9.5 साल के अंदर तय करके प्लूटो से सिर्फ 10 दिन दूर था कि अचानक इसका राब्ता हमसे टूट गया। इसे प्लूटो के गिर्द मौजूद काइपर बेल्ट को भी स्टडी करना था, जो कि कई छोटे सियारों, हजारों पुराने बर्फीले ऑब्जेक्ट्स या अरबों कॉमेट्स या बर्फीले एस्ट्रॉयड का घर है, क्योंकि ये हमें हमारे सोलर सिस्टम की बनावट के बारे में या इसकी शुरुआत के बारे में बहुत कुछ बताने वाले थे। तकरीबन 4 लाख किलोमीटर का फासला हमारे चांद तक इसने सिर्फ 9 घंटों के अंदर तय कर लिया। एक साल में जुपिटर पर पहुंचकर इसने ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट की मदद से अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा दी और ये रफ्तार थी 50,000 किलोमीटर पर घंटा। अगले 8 साल तक ये इसी रफ्तार से चलता रहा, मगर मसला ये था कि इस रफ्तार पर इसे प्लूटो पर लैंड करना या इसकी रफ्तार को आहिस्ता करना किसी सूरत मुमकिन नहीं था।
इसलिए ये सिर्फ एक फ्लाई बाय मिशन था, यानी सिर्फ एक चांस था कि प्लूटो के ऊपर से चक्कर लगाकर न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट इसको ऑब्जर्व करके इसका तमाम डाटा इकट्ठा करे, क्योंकि जमीन से इसे ऑपरेट करने के लिए एक सिग्नल को रोशनी की रफ्तार से भी 4.5 घंटे का वक्त लगता है। इसलिए न्यू होराइजन के अंदर ये कमांड्स पहले से मौजूद थी कि उसे किस वक्त और कहां पर मूव करना है। मगर सिर्फ 10 दिन पहले ही जब हम प्लूटो के बहुत ही ज्यादा नजदीक थे, न्यू होराइजन से राब्ता अचानक टूट गया। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद जब ये राब्ता बहाल हुआ तो इसका सारा का सारा सिस्टम रिबूट हो चुका था, यानी कि सबका सब डाटा खत्म हो गया था और कुछ भी नहीं बचा था। साइंटिस्ट ने 72 घंटे लगातार काम करके दोबारा से कई कमांड्स को बिना किसी गलती के इसके अंदर अपलोड किया और फिर न्यू होराइजन ने प्लूटो की ऐसी हैरानकुन तस्वीर भेजनी शुरू की जिससे हमें पता चला कि ये नाइट्रोजन गैस से भरी बर्फीली वादियों पर मुश्तमिल एक ठंडा तरीन गोला है और हम इसके ऑर्बिट, मौसम और स्ट्रक्चर के मुतालिक तमाम जरूरी बातें जान गए थे। मगर अब सवाल ये था कि न्यू होराइजन का अब क्या किया जाए। जनवरी 2019 तक मुसलसल आगे बढ़ते हुए ये अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर काइपर बेल्ट तक जा पहुंचा, जो कि प्लूटो से भी कई अरब किलोमीटर दूर है। मगर इसके बाद इसके कैमरे बंद हो गए, इससे राब्ता टूट गया और अब न जाने वो खला के अंदर कितनी दूरी तक और कहां तक पहुंच चुका होगा, हमें इसके बारे में ना तो कोई आइडिया है और ना ही हम इसे देख सकते हैं। साल 2005 में एक नए प्लेनेट इरिस की दरियाफ्त हुई, जो कि प्लूटो से भी कहीं ज्यादा दूर और कहीं ज्यादा मैसिव था। इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को प्लेनेट की डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर किया और यूं 2006 के 26वें जनरल असेंबली के अंदर एक बॉडी को प्लेनेट कहलाने के लिए 3 शराइत लागू किए गए, जो ये थे। कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी प्लेनेट तभी कहलाएगा जब वो सूरज का चक्कर लगाता हो और वो भी अपने खुद के ऑर्बिट में। इसका इतना मैस हो कि वो खुद को राउंड शेप के अंदर बरकरार रख सके। इन दोनों कंडीशंस को प्लूटो तो फॉलो करता है, मगर तीसरी शर्त ये थी कि ये अपने आसपास के ऑर्बिट को साफ रखे और अगर इसके ऑर्बिट या इसके आसपास कुछ मौजूद है, मसलन सैटर्न के गिर्द मौजूद एस्ट्रॉयड इसका चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे ही उस प्लेनेट का चक्कर लगाएं या फिर इससे टकरा कर इसमें जुड़ जाएं। और यही वो तीसरी कंडीशन थी जिसको प्लूटो फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये साइज में इतना छोटा है कि इसकी ग्रेविटी ना तो इन एस्ट्रॉयड को घुमा सकती है और ना ही खुद में समा सकती है। इसीलिए इसे डॉफ प्लेनेट या बोनस सियारों की एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया, जिसके अंदर और भी 4 सियारे शामिल हैं, जो बिल्कुल प्लूटो की तरह अपने मदार के अंदर हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। यानी प्लूटो पहले की ही तरह हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है, ये तबाह नहीं हुआ, बस इसकी कैटेगरी बदल गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च होते ही हमें इसकी ऐसी क्लियर और डिटेल तस्वीरें मिलना शुरू हो जाएंगी, जो कि इस बर्फीली जमीन के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसा जानने के लिए और सुनने के लिए फराहम करेंगी जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि खला के अंदर इस वक्त मौजूद इंसानों की सबसे एडवांस तरीन टेलीस्कोप हबल सिर्फ इसकी ऐसी धुंधली तस्वीरें लेने के काबिल है। इसके लिए हमें सिर्फ कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी प्लूटो की असल कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।